चैप्टर स्टार्ट किया था पानी। मैंने कहा था कि पानी से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी कि पानी जो है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ये बात किसने बताई थी? उसके बाद मैंने कहा था मिनरल वाटर क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया था कि पानी जो है वो पोलर है, ध्रुवीय है, इसीलिए पानी को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। पानी को इसीलिए हम सर्वविलायक बोलते हैं, सब कुछ घोल देता है पानी। उसके बाद मैंने कहा था कि पानी एंगुलर होता है। पानी के बारे में हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आरएनएस ने क्या कहा था, है ना, विकास कुमार आपका भी नाम ले लिया है, ठीक है। ऐसी सारी हमने बातें लास्ट क्लास में हमने पढ़ ली थी पानी के बारे में। अब मैंने कहा था कि अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी पानी के टाइप, कितने प्रकार का पानी होता है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि मैम घरों में जो पानी आता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बिल्कुल हो सकती है। देखो लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर का मतलब क्या हो गया, जो न्यूट्रल वाटर है, प्योर वाटर बोलिए या न्यूट्रल वाटर बोलिए, जैसे हम बोलते हैं हिंदी में उदासीन पानी, या आप बोल सकते हो डीडब्ल्यू। डीडब्ल्यू का मतलब क्या है, डिस्टिल्ड वाटर, आसुत जल। तो जो आसुत जल होता है वो क्या होता है, वो विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि उसके अंदर आयंस नहीं है। जब आयंस नहीं है तो बच्चा जब उसके पास कोई फ्री आयन नहीं है, मतलब ना उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है ना कोई आयंस है, किसी भी फॉर्म में उसके पास आयंस नहीं है, तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन हमारे घरों में जो पानी आता है वो आता है बच्चा मिनरल वाटर। वो कौन सा आता है, मिनरल वाटर आता है, खनिज जिसके अंदर मिनरल्स घुले हुए होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, ये सब घुला हुआ होता है। और जब मिनरल्स हैं इसका मतलब इस पानी के अंदर तो आयंस भी हैं, और आयंस है तो इसका मतलब इससे आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं। ये तो विद्युत का सुचालक होता है। तो याद रखिएगा हमारे घरों में जो पानी आता है, जो मिनरल वाटर है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकता है, क्योंकि उसके पास मिनरल्स हैं, उसके पास कुछ ना कुछ फ्री आयंस हैं, कुछ ना कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से वो विद्युत का सुचालक बन जाता है। लेकिन बच्चा जो प्योर वाटर होता है, जिसको हम डीडब्ल्यू बोलते हैं, आसुत जल बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिकॉज़ उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, और 7 पीएच वैल्यू वाला कोई भी चीज न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, उसके अंदर किसी प्रकार के आयन नहीं होते। ठीक है हो गया, ये बात समझ में आ गई है। अब चलिए अब बात करते हैं पानी के टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। जब बात करते हैं हम किसके, पानी के प्रकार की, जब पहला पानी का जो प्रकार है उसे कहा जाता है बच्चा सॉफ्ट वाटर। नंबर 1 पे आता है सॉफ्ट वाटर, हिंदी में बोलेंगे इसे मृदु जल। अब सॉफ्ट का मतलब ये नहीं है कि वो मुलायम है टच करने पर, ये मत सोचिएगा। दूसरा होता है यहाँ पे हार्ड वाटर, जिसे हिंदी में कहा जाता है कठोर जल, और कठोर जल को हम आम भाषा में बोलते हैं खारा पानी। जैसे हमारे राजस्थान में आज भी बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर खारा पानी आता है। और तीसरा आता है वो आता है हैवी वाटर। 3 नंबर पे होता है उसे बोलते हैं हैवी वाटर, और हिंदी में कहा जाता है भारी जल। भारी जल, भारी जल का फॉर्मूला D2O होता है, इसका फॉर्मूला D2O, इसका फॉर्मूला H2O, और इसका फॉर्मूला भी H2O ही होता है। तो पानी के कुछ ही प्रकार है, कुछ टाइप्स हैं, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर एंड हैवी वाटर। मृदु जल, कठोर जल जिसे हम खारा पानी बोलते हैं आम भाषा में, और भारी जल जिसे D2O कहा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे सॉफ्ट वाटर क्या होता है। ऐसा पानी जो कपड़ों के साथ झाग दे, ऐसा पानी जिस पानी को आपने कपड़े के साथ डाला और डिटर्जेंट डाला, आपने उसमें सर्फ या कपड़े धोने का साबुन लगाते हो तो ये लेदर फॉर्म करता है, ये झाग देता है। जो ऐसा पानी जो डिटर्जेंट के साथ झाग दे, झाग समझते हो, फोम बनती है, झाग बनते हैं, तो उस पानी को कहा जाता है सॉफ्ट वाटर, बिकॉज़ इस वाटर के अंदर इंप्योरिटीज नहीं है। ऐसा पानी जिसके अंदर इंप्योरिटीज नहीं है, इंप्योरिटीज का मतलब है अशुद्धियां नहीं है, इंप्योरिटीज नहीं है, अशुद्धियां नहीं है, तो वो पानी क्या करता है, वो डिटर्जेंट के साथ, सर्फ के साथ या कपड़े धोने के साबुन के साथ वो लेदर फॉर्म करता है, वो झाग देता है, उस पानी को सॉफ्ट वाटर कहते हैं। लेकिन ऐसा पानी जो झाग नहीं दे, जो क्या नहीं दे, झाग नहीं दे, किसके साथ, सर्फ के साथ, जो झाग नहीं देता और जो पीने में हल्का सा आपको खारा लगे, जो पीने में आपको क्या लगे, हल्का सा खारा लगे, है ना, उसे कहते हैं हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को आप कितना ही सर्फ के साथ घोल दो लेकिन वो झाग फॉर्म नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसमें इंप्योरिटीज होती हैं। ऐसा पानी जिसके अंदर इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है, यहाँ पर इंप्योरिटीज है, अशुद्धियां हैं, इसलिए ये पानी, इसके अंदर जो इंप्योरिटीज है वो इंप्योरिटीज डिटर्जेंट के साथ, सर्फ के साथ झाग नहीं बनने देती। तो वो पानी जो आपको पीने में नॉर्मल लगे, क्योंकि पानी का कोई टेस्ट नहीं होता है, पानी टेस्टलेस होता है ना, तो उसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। अब आप पहचान कैसे करोगे, तो पहचान करोगे जो पानी ली, बाल्टी के अंदर डाला, उसके अंदर आपने सर्फ डाला, आपने ऐसे किया तो झाग निकल गया, तो वो तो बच्चा सॉफ्ट वाटर है। और अगर झाग नहीं आए हैं बिल्कुल भी, तो वो खारा पानी है। इस खारे पानी को थोड़ा सा पियोगे तो हल्का सा आपको वैसा लगेगा, कड़वा सा लगेगा, खारा सा लगेगा, है ना, जैसे समुद्र का पानी पीते हो ना, नमकीन सा, वैसा ये लगता है। और ये हमारे कपड़ों के मेल को भी नहीं दूर करता है। हमारे राजस्थान में आज भी कुछ ऐसे गांव है जहां पर हार्ड वाटर आता है, जहां पर कठोर पानी आता है। कठोर का मतलब इंप्योरिटीज वाला पानी होता है। वहां के लोग कपड़े इतने घिस घिस के धोते हैं लेकिन तब भी उनके कपड़े अच्छे से नहीं धुल पाते हैं, और पीने में वो हल्का सा उन्हें खारा लगता है। अब बात करते हैं कि हार्ड वाटर में इंप्योरिटीज किसकी है, कठोर जल हम किसे कहते हैं, जरा ध्यान से सुनना। इससे थोड़ी बातें कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से हार्ड वाटर से। जब बात करते हैं हम कठोर जल की, तो कठोर जल क्या होता है, ऐसा जल जो साबुन या सर्फ के साथ झाग ना दे, जिससे मेल ना उतरे कपड़ों का, और जो पानी पीने में थोड़ा सा खारा लगे। उसके साथ साथ हार्ड वाटर ऐसा वाटर होता है जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की इंप्योरिटीज हो। ये झाग क्यों नहीं देता है या ये पीने में खारा क्यों लगता है, क्योंकि बेटा इस पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस की इंप्योरिटीज होती है। इंप्योरिटीज का मतलब है अशुद्धियां होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की बहुत सारी अशुद्धियां होती है, बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, इसलिए यह हार्ड वाटर होता है। इसलिए यह हार्ड वाटर होता है। अब कौन कौन सी, तो या तो होंगी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट आयंस, तो लिखिएगा या तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयंस होंगे, बाइकार्बोनेट आयंस होंगे, या इस पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड आयंस होंगे, क्लोराइड आयंस होंगे, क्लोराइड आयन होंगे, या इस पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट आयन होंगे, सल्फेट आयंस होंगे। तो ऐसा कोई पानी जिस पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयंस हो, या क्लोराइड आयंस हो, या सल्फेट आयंस हो, तो उस पानी को कठोर जल या खारा पानी कहा जाता है।
जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट आप लिख सकते हो। जैसे कैल्शियम सल्फेट, कौन कौन सी इंप्योरिटीज, कैल्शियम सल्फेट होगी, मैग्नीशियम सल्फेट होगी। वैसे ही कैल्शियम क्लोराइड की इंप्योरिटीज होगी, मैग्नीशियम क्लोराइड की इंप्योरिटीज होगी, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट आयंस हो गए, है ना। ऐसे ही मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयंस हो गए। तो ये सारे आयंस जिस भी पानी में है, तो उस पानी को हम क्या कहते हैं, उसी पानी को बच्चा हम लोग कहते हैं खारा पानी। उसी पानी को हम क्या बोलते हैं, खारा पानी या कठोर जल कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी मेटल के या कौन कौन से मिनरल के आयंस प्रेजेंट होने से कोई भी पानी है वो कठोर जल कहलाता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन, वो इंप्योरिटीज किस किस फॉर्म में हो सकती है। तो वो इंप्योरिटीज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, या कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड, या कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट, इनमें से किसी भी फॉर्म में इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं जिस पानी के अंदर, उसी पानी को हम खारा जल या खारा पानी या हम उसे कठोर जल कहते हैं, या हम उसे कठोर जल कहते हैं। याद आ गई, याद हो गया आपको। और अगर ये सारे आयंस नहीं है तो वो पानी क्या कहलाता है, वो सॉफ्ट वाटर कहलाता है, वो मृदु जल कहलाता है। अगर इनमें से कोई भी इंप्योरिटीज जिस पानी के अंदर नहीं है, ये आयंस नहीं है, तो वो सॉफ्ट वाटर है, वो मृदु जल है। और बच्चा अगर इनमें से कोई से भी आयंस है तो वो खारा पानी है, वो क्या है, वो एक टाइप का कठोर जल कहलाता है। अब बात ये आती है कि इस खारे पानी को मीठे पानी में, इस हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कैसे बदला जा सकता है, किस तरीके से बदला जा सकता है। तो इससे सुनिएगा, पहले जब बात करते हैं वाटर हार्डनेस की, पानी के अंदर जो हार्डनेस होती है, पानी की कठोरता, वो दो टाइप की होती है। लिखिएगा, जल की कठोरता, वाटर हार्डनेस, जो पानी के अंदर कठोरता है ना, वाटर की हार्डनेस है, वो दो टाइप की होती है। एक होती है बच्चा टेम्परेरी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस, और हिंदी में इसे कहा जाता है अस्थायी कठोरता, जो कुछ ही समय के लिए है, जो आसानी से दूर करी जा सकती है कठोरता, उसे टेम्परेरी हार्डनेस कहा जाता है। और एक होती है बच्चा परमानेंट हार्डनेस। दूसरी कौन सी होती है, परमानेंट हार्डनेस, जिसे आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता, तो स्पेसिफिक मेथड से ही वो दूर होती है, उसे बोलते हैं स्थायी कठोरता। तो पानी के अंदर दो तरीके की कठोरता पाई जाती है, कौन कौन सी, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। अब सुनिए, टेम्परेरी हार्डनेस कौन सी होती है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपके प्रैक्टिस क्लासेस में भी क्वेश्चन डाल रखे हैं। देखिए, टेम्परेरी हार्डनेस वो होती है जिस हार्डनेस में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयंस हो, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स आयंस हैं, तो वो पानी है, उस पानी की कठोरता कैसी कहलाती है, टेम्परेरी हार्डनेस कहलाती है, अस्थायी कठोरता। जैसे ऐसा पानी जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आयंस हैं। ये देखिए, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि ऐसा कोई भी पानी जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के मेनली बाइकार्बोनेट्स आयंस प्रेजेंट हैं, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जैसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो इस पानी को, इसमें भी ये भी खारा पानी है, लेकिन ये पानी जो है इसकी हार्डनेस टेम्परेरी है। टेम्परेरी क्यों है, क्योंकि अगर इन आयंस के साथ, ये आयन वाला पानी है, इसको आप गर्म कर दो, इसकी हार्डनेस तो आप बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हो। इस टेम्परेरी हार्डनेस वाले वाटर को अगर आपको सॉफ्ट वाटर बनाना है बच्चा, अगर इसे मीठा पानी बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पानी को गर्म कर दीजिए। इसको जैसे ही आप गर्म करेंगे तो गर्म करने से यहां से CO2 गैस, यहां से CO2 गैस है वो बाहर उड़ जाएगी, CO2 गैस वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगी, और ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ये हैवी होकर उस पानी के पेंदे में चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऊपर का पानी छानो और पी लो, तो वो बन गया आपका सॉफ्ट वाटर। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पानी के अंदर टेम्परेरी हार्डनेस का कारण कौन से आयंस हैं, तो आप बताओगे पानी के अंदर टेम्परेरी हार्डनेस का कारण है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा कि टेम्परेरी हार्डनेस को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो जनरली आप गर्म करके ही आप टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाइकार्बोनेट्स आयंस हैं, जैसे ही आप इस पानी को गर्म करेंगे तो बच्चा गर्म करने से CO2 गैस है वो बाहर की तरफ उड़ जाएगी यहाँ से, और कैल्शियम और मैग्नीशियम हैवी होकर उस पानी के पेंदे में चले जाएंगे, और ऊपर का पानी आप छान लीजिए, आप उसे पी लीजिए। तो एक तो इस तरीके से। दूसरा बच्चा, इनकी इस टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव किया जाता है क्लार्क मेथड से। और क्लार्क मेथड क्या होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। क्लार्क मेथड क्या होता है वो सुनिए। क्लार्क मेथड में इस पानी को, जिस पानी के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है ना, इस पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं चूना। कौन सा चूना है, बिना बुझा हुआ चूना, या तो इसके साथ गर्म करो या आप गर्म करो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। तो जैसे ही आपने इस पानी को, जिस पानी के अंदर बाइकार्बोनेट्स आयंस है, आपने गर्म करा किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो यहां से अगेन CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की इंप्योरिटीज पानी के जिस ग्लास में या जिस बर्तन में है उसके पेंदे में रह जाता है कैल्शियम मैग्नीशियम, और पानी आपका ऊपर रह जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि टेम्परेरी हार्डनेस का कारण क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयंस, उसे रिमूव कैसे कर सकते हैं। एक तो बहुत आसान है, उसे गर्म कर दो, और दूसरा क्लार्क मेथड। और क्लार्क मेथड क्या होता है, क्लार्क मेथड में हम टेम्परेरी हार्डनेस वाले पानी को गर्म करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और चूने के साथ। जैसे ही गर्म करते हैं तो अगेन यहां से CO2 गैस निकल जाती है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम भारी होकर उस बर्तन के पेंदे में चला जाता है, और आपका ऊपर का पानी है वो क्या हो चुका है, वो मीठा हो चुका है, वो सॉफ्ट वाटर में बदल चुका है। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलना है, लेकिन ऐसा पानी जिसके अंदर टेम्परेरी हार्डनेस है, कुछ समय के लिए है, तो उसे तो आप ऐसे रिमूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, तो परमानेंट हार्डनेस होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट आयंस की वजह से। किसकी वजह से, क्लोराइड्स एंड सल्फेट आयन की वजह से होती है।
क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स आयंस प्रेजेंट हैं तो उस पानी को हम बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस वाला पानी। जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो, जैसे कैल्शियम सल्फेट हो, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड हो, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट हो, तो इस पानी को बोलूंगी मैं परमानेंट हार्डनेस वाला पानी, स्थायी कठोरता वाला जल, और इसे बोलूंगी मैं टेम्परेरी हार्डनेस वाला वाटर। तो टेम्परेरी हार्डनेस इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए भी हमारे पास एक प्रोसेस है जिसे जियोलाइट प्रोसेस कहा जाता है। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है? तो परमानेंट हार्डनेस होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट आयंस की वजह से। किसकी वजह से? क्लोराइड्स एंड सल्फेट आयन की वजह से होती है। क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स आयंस प्रेजेंट हैं तो उस पानी को हम बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस वाला पानी। जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो, जैसे कैल्शियम सल्फेट हो, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड हो, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट हो, तो इस पानी को बोलूंगी मैं परमानेंट हार्डनेस वाला पानी, स्थायी कठोरता वाला जल, और इसे बोलूंगी मैं टेम्परेरी हार्डनेस वाला वाटर। तो टेम्परेरी हार्डनेस इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए भी हमारे पास एक प्रोसेस है जिसे जियोलाइट प्रोसेस कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि ऐसा पानी जिसके अंदर परमानेंट हार्डनेस है, जिसके अंदर स्थायी कठोरता है, तो इस परमानेंट हार्डनेस वाले पानी को आपको सॉफ्ट वाटर में बदलना है, आपको मृदु जल बनाना है, आपको इसे पीने लायक या कपड़े धोने लायक पानी बनाना है। तो आप क्या करेंगे बच्चा? आप इसको सिंपली, एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं जियोलाइट प्रोसेस। जियोलाइट प्रोसेस से आप इसकी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं। हिंदी में सेम नाम है जियोलाइट प्रक्रिया, हिंदी में बोलते हैं जियोलाइट प्रक्रिया। इस प्रोसेस से इसकी परमानेंट हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। अब इस जियोलाइट प्रोसेस में क्या होता है सुनिए, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है। ये जियोलाइट कुछ भी नहीं है, एक कैटलिस्ट पोरस कैटलिस्ट होता है। पोरस का मतलब छिद्रित कैटलिस्ट होता है। एक पोरस कैटलिस्ट है ये, और पोरस कैटलिस्ट का मतलब है छिद्रित उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक है। आपने इस पानी को एक ऐसे बीकर में भरा और बीच में ऐसे एक जियोलाइट रख दिया इस तरीके से, और इस जियोलाइट के अंदर होते हैं पोर्स, और जैसे ही आपने इसके अंदर पानी भरा तो इस जियोलाइट के अंदर सारी की सारी इंप्योरिटीज आके ऐसे फंस जाती है। जो भी अशुद्धियां हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सब इस जियोलाइट के अंदर आके फंस जाता है, और यहाँ यहाँ जो पानी है ये पानी आपका सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि इसकी इंप्योरिटीज सारी इस जियोलाइट के अंदर चली गई है। ठीक है सत्येंद्र, मिनरल वाटर के बारे में क्या बताऊं जिसके अंदर मिनरल्स हैं, इसे मिनरल वाटर बोलते हैं बच्चा। ये एक स्पंज होता है। स्पंज देखा है आपने कभी? स्पंज जैसे कपड़े धोने, सॉरी बर्तन धोने वाला जूना होता है ना, उस जूने में क्या करते हैं, बर्तन रखते हैं, वो जूने को रखते हैं कढ़ाई पे, उस जूने के अंदर सारी मेल फंस जाती है है ना, और आपकी कढ़ाई साफ हो जाती है। ठीक उसी तरीके से ये एक जूना है जिस जूने के अंदर आके सारी इंप्योरिटीज फंस गई है, और इसके चारों तरफ का जो पानी है वो मीठा पानी है, वो सॉफ्ट वाटर है क्योंकि इसके सारे के सारी इंप्योरिटीज यहाँ आकर फंस गई है। तो एक स्पंज होता है, स्पंज के जैसा ये एक कैटलिस्ट होता है, पोरस कैटलिस्ट, छिद्रित उत्प्रेरक होता है, जिसे हम जियोलाइट बोलते हैं, जिसे हम जियोलाइट बोलते हैं। और इसी जियोलाइट से आप हार्ड वाटर की हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं, और वो हार्ड वाटर क्या होता है? परमानेंट हार्डनेस वाला होता है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स का बना हुआ होता है। ठीक है समझ गए मेरी बात? तो मैंने कहा पानी 3 टाइप का है। सॉफ्ट वाटर जिसके अंदर ऐसी कोई इंप्योरिटीज नहीं है, जो साबुन और सर्फ के साथ झाग दे, जो पीने में थोड़ा सा आपको वैसे तो टेस्टलेस लगता है लेकिन खारा ना लगे, तो उसे सॉफ्ट वाटर या मृदु जल बोलते हैं। हार्ड वाटर जो पीने में खारा लगे, जो कपड़ों पर मेल को उतार ना पाए, और जो साबुन और सर्फ के साथ झाग ना दे, उसे हार्ड वाटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हार्डनेस होती है, और हार्डनेस किसकी वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से। बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से हमेशा टेम्परेरी हार्डनेस होती है, जिसे आसानी से गर्म करके या क्लार्क मेथड से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन सल्फेट एंड क्लोराइड आयंस की वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है, जिसे रिमूव करने के लिए जियोलाइट प्रोसेस है आपके पास। और जियोलाइट प्रोसेस में कुछ नहीं, बीच में एक स्पंज जैसे स्ट्रक्चर को ठहराया जाता है इस बीकर में, और इसके ऊपर पानी डालते हैं तो जितनी भी इंप्योरिटीज होती है वो सारी इसके अंदर आके धंस जाती हैं, जैसे एक जूने के अंदर आके धंसती हैं। बाकी सारा पानी आपका आसपास का पानी है वो सॉफ्ट है, मतलब वो थोड़ा सा पीने में आपको सही लगेगा, खारा नहीं लगेगा, तो उसे सॉफ्ट वाटर कह देते हैं। समझ में आ गया? अब तीसरा पानी कौन सा है? तो तीसरा आता है हैवी वाटर। हैवी वाटर जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारी जल। और भारी जल क्या होता है? तो भारी जल के बारे में तो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी चुकी हूँ। D2O, D2O को बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है। कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? तो 2 नंबर वाला 1H2 है ना। जब इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें ड्यूटेरियम ऑक्साइड मतलब हैवी वाटर मिलता है, भारी जल मिलता है, जिसकी खोज सबसे पहले H.C. यूरे नाम के साइंटिस्ट ने की थी। और ऐसा माना जाता है कि जो नॉर्मल वाटर है उसके 6000 पार्टिकल्स में एक पार्टिकल मिलता है D2O का। ये साधारण जल के अप्रोक्स 6000 पार्टिकल्स के अंदर, और 600 पार्टिकल्स के अंदर एक पार्टिकल आपको किसका मिलता है? हैवी वाटर का मिलता है। ठीक है, भारी जल का मिलता है। और ये जो हैवी वाटर है, इसे भारी जल क्यों बोला? क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट नॉर्मल वाटर से ज्यादा होता है। मोलिकुलर वेट मैंने निकालना सिखाया है, जिसे हम आणविक भार बोलते हैं। इसका मोलिकुलर वेट H2O से ज्यादा होता है, इसका आणविक भार नॉर्मल वाटर से ज्यादा होता है। नॉर्मल वाटर का अगर आप निकालोगे तो ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 2, तो कितना हो जाएगा? 18। हैवी वाटर का निकालोगे D2O, तो 2 दूनी 4, और 4 और 16 20 होता है बच्चा। तो इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है, इसका मोलिकुलर वेट कम है। ये साधारण जल है और ये भारी जल है। ये साधारण जल है और ये भारी जल है। और हैवी वाटर को कहां पर काम में लेते हैं? तो ये तो कम से कम 20 बार पढ़ा चुकी हूं। न्यूक्लियर रिएक्टर में। किसके अंदर? न्यूक्लियर रिएक्टर में, नाभिकीय संयंत्र में। किसके रूप में? मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में। रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करवाना है, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो करवाना है, तो वहां पर H2O काम में लिया जाता है। एज ए मॉडरेटर काम में लिया जाता है। कहां पर? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, नाभिकीय यंत्र के अंदर। न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो करने वाला, मंदा कर देता है न्यूट्रॉन्स की स्पीड को,
है ना। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इनफैक्ट इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज्यादा होता है नॉर्मल वाटर से। ठीक है बच्चा, HC यूरी ने इसकी सबसे पहले खोज की थी और बाकी इसके लिए अलग अलग प्लांट लगाए जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र के ट्रॉम्बे में सबसे पहले इसका प्लांट लगा था, वहां से इसकी डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो ये आपका पानी वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट सारा कंप्लीट हो गया है। अब इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस लगा लीजिए ताकि आपको मालूम चल जाए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत आसान भी लगेंगे आपको, है ना। चलिए आइए आप कुछ MCQs करवा देती हूँ, क्योंकि आपको मालूम नहीं है चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो आप नहीं कर पाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का हिमांक बिंदु क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। आप सब जानते हैं कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। फटाक से आंसर कीजिए, पानी कितने डिग्री से, मैं डिग्री की बात कर रही हूँ। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जब हम बात करते हैं किसी, हाँ जी ब्राइटनेस कम कर दी है मैंने, बिल्कुल कम कर दी है, जल्दी बताइएगा कि जब बात करते हैं जल का हिमांक बिंदु, तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए अगर हम बात करते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पे, हाँ जी सिर्फ ए ऑप्शन होगा, हाँ जी सिर्फ ए ऑप्शन होगा। बाकी के ऑप्शन भी देख लीजिए थोड़ी देर बाकी के ऑप्शन भी देख लीजिए। आपको पता है ना कि डिग्री की जब बात करते हैं तो हम कहां से कहां लेते हैं, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। आपने पैमाने पढ़े होंगे ना सारे। और जब फारेनहाइट की बात करते हैं तो फारेनहाइट में क्या करते हैं, 32 फारेनहाइट से लेकर कहां तक, 212 फारेनहाइट की बात करते हैं, 212 फारेनहाइट की बात करते हैं। और जब केल्विन की बात करते हैं तो 273 केल्विन से लेकर, ये सारे पढ़ रखे होंगे अपने फिजिक्स में पढ़े होंगे। ठीक है, 273 से लेकर 373 तक की बात करते हैं। 373 का पैमाना होता है। और एक और होता है रोमर, 0 से लेकर 80 तक, रोमर 0 से लेकर 80 तक, 80 रोमर तक होता है। ये सब पढ़े होंगे आपने। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 फारेनहाइट। ठीक है, बात सुनिएगा मेरी, क्या मैंने कहा कि अभी भी नहीं दिख रहा, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है। चलो और कम कर देती हूँ, अब दिख रहा होगा, अब तो नजर आ रहा होगा। ये तीनों पढ़े होंगे आपने। जब डिग्री के पैमाने की बात करते हैं तो 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक पैमाना होता है। फारेनहाइट में 32 फारेनहाइट से 212 फारेनहाइट की बात करते हैं। और केल्विन की बात करते हैं तो 273 केल्विन से 373 केल्विन की बात करते हैं। रोमर की 0 से 80, तो ये 0 डिग्री 32 फारेनहाइट के बराबर है। तो यहाँ पर 0 भी है और 32 भी है, तो ए और बी दोनों ही तो ऑप्शन सही हो गया, है ना। ए और बी दोनों ही तो ऑप्शन सही हो गया। बात समझ रहे हैं आप, ए में डिग्री दिया है, बी में 32 फारेनहाइट दिया है, तो क्या दिक्कत है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा, सिर्फ ए सही नहीं होगा राहुल और श्रवण कुमार। आइए अगले क्वेश्चन पे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इन फारेनहाइट स्केल। बॉइलिंग पॉइंट, हाँ जी पानी का बॉइलिंग पॉइंट फारेनहाइट में पूछा है इस बार। चलो आगे, ओके मैं ब्लैक कलर के पेन से लिख देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बताइए, आप दिख रहा होगा, पूछ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फारेनहाइट स्केल। फारेनहाइट पैमाने में पानी का क्वथनांक, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। अब 100 थोड़ी देर पहले बताया था, फारेनहाइट में कितने के बराबर होता है, तो 100 फारेनहाइट में 212 फारेनहाइट के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि आपको डिग्री सेल्सियस नहीं दिया है। फारेनहाइट पैमाने में पानी का क्वथनांक 212 फारेनहाइट होता है। जैसे हमारी बॉडी का टेंपरेचर भी हम फारेनहाइट में मेजर करते हैं और डिग्री में भी करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है। देखो घनत्व का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो। मतलब जो सॉलिड होता है, जो ठोस होता है, उसका घनत्व सबसे कम, सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद आता है लिक्विड। तो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा डी, क्योंकि इसके अंदर देखो ना D2O, और ये देखो दो बार डी है, तो डी ये 2 बार, तो 2 4, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 16, तो 16 और 4 कितना हो जाता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 20 हो जाता है। जबकि जो नॉर्मल वाटर होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट 18 है, इसलिए ये नॉर्मल है और ये हैवी वाटर है, ये भारी जल है। और भारी जल को हम कहाँ काम लेते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन की स्पीड को मंदा करवाने के लिए, जिसकी खोज सबसे पहले HC यूरे ने की थी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, D2O। ये नॉर्मल वाटर है, ये क्या है N2O, इसे बोलते हैं N2O, आप बोलेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, और इसे बोलते हैं हम लाफिंग गैस, हंसी आने वाली गैस। अगर आपने इसको सुना तो आपको हंसी आती है बहुत देर तक, लाफिंग गैस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट सोल्टी सी इज, सबसे नमकीन सागर है। हालांकि सबसे नमकीन सागर का मतलब है जिस सागर का पानी आप पियोगे तो हल्का सा आपको सलाइन लगेगा, हल्का सा नमकीन लगेगा। क्यों, क्योंकि समुद्र के अंदर जो पानी है उसमें नमक की मात्रा ज्यादा है, और नमक है NaCl, तो बच्चा उसकी वजह से आपको पानी कैसा लगेगा, हल्का सा सलाइन, हल्का सा नमकीन लगेगा। और ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जो डेड सी है ना, उसका पानी सबसे ज्यादा क्या होता है, आप बताएंगे नमकीन होता है, इसलिए हम इसको सबसे नमकीन सागर भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रिंकेबल वाटर ऑन अर्थ इज, पृथ्वी पर पीने योग्य पानी कितना है। 100% वाटर में से सिर्फ कितना परसेंट वाटर ड्रिंकेबल है। ये हमने लास्ट जब केमिस्ट्री की कॉन्सेप्ट की क्लास हुई थी उसमें मैंने नोट करवाया था आपको कि अर्थ पर कितना पानी है, कितने परसेंट पानी है जो सिर्फ ड्रिंकेबल है। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाया था। आप जानते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है वो किसकी वजह से होने वाला है, वो पानी की ही कमी से होने वाला है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्स 2 से 2.5% सिर्फ पानी है वो ड्रिंकेबल है। इसलिए जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, जो तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, वो पानी की ही कमी से होने वाला है। तो ये ड्रिंकेबल वाटर है इतना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई आइस। ड्राई आइस शुष्क बर्फ जो कपड़ों को गीला नहीं करती, उसका फॉर्मूला पूछा है। मैंने पढ़ाया है आपको कि ड्राई आइस सॉलिड CO2 होता है, उसे ही ड्राई आइस या शुष्क बर्फ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कपड़ों को गीला नहीं करती है, बिकॉज ये सॉलिड स्टेट में होती है और बिना लिक्विड में बदले सीधी गैस या फॉर्म में गैसीय स्टेट में आ जाती है। और इस प्रोसेस से सब्लिमेशन का ही एग्जांपल है ड्राई आइस। सब्लिमेशन जिसे हिंदी में ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहा जाता है, सब्लिमेशन का ही एग्जांपल होता है कपूर। ठीक है, तो सॉलिड CO2 ड्राई आइस कपड़ों को गीला नहीं करती, इसलिए इसे शुष्क बर्फ बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये सीधा सॉलिड स्टेट से गैसीय स्टेट में चली जाती है, लिक्विड स्टेट में नहीं बदलती है, इसलिए ये कपड़ों को गीला नहीं करती। कपड़ों को गीला कोई भी लिक्विड करता है, ना कि सॉलिड ना कि गैस। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर वाटर इज
प्योर वाटर क्या होता है? एसिडिक होता है, बेसिक होता है, या नेचुरल, सॉरी नेचुरल नहीं है, न्यूट्रल है। तीसरा ऑप्शन न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब उदासीन है। इसको थोड़ा सा ऑप्शन को करेक्ट कीजिएगा, ऑप्शन में प्रॉब्लम है। प्योर वाटर क्या है? एसिडिक है, बेसिक है। बच्चा अगर एसिडिक बेसिक है मतलब उसके अंदर आयंस आ गए और आयंस आने से वो वाटर प्योर नहीं है, ठीक है। तो प्योर वाटर क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर या उदासीन जल या आसुत जल जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है। एसिडिक का मतलब उसमें H+ आयंस आ गए हैं, बेसिक का मतलब उसमें OH नेगेटिव आयंस आ गए हैं। लेकिन हमें पूछा है प्योर वाटर। जो मिनरल वाटर होता है वो एसिडिक या बेसिक हो सकता है ना, उसके अंदर आयंस हो सकते हैं, उसके अंदर इंप्योरिटीज हो सकती हैं, लेकिन प्योर वाटर के अंदर आयंस नहीं है, इंप्योरिटीज नहीं है, इसका पीएच वैल्यू 7 है, मतलब ये उदासीन है, उसका पीएच का मान 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन पॉल्यूटेंट्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल का मुख्य प्रदूषक है। भूमि के अंदर जो पानी भूमि से निकलता है ना, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके अंदर मेन पॉल्यूटेंट्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? जो धरती से पानी आता है, अगर आपने सीधा उसको पी लिया है, उसको बिना प्योरीफाई किए हुए, तो आपको आर्सेनिक और फ्लोराइड आयंस की अधिकता होने से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसके अंदर आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होती है और फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है, और इस फ्लोराइड उस पानी को पीने से आपके दांत पीले पड़ सकते हैं, आपके दांतों में टूथ डिके हो सकता है, दांतों का क्षरण हो सकता है, और आर्सेनिक से आपको कैंसर तक होने की संभावना है। तो अंडरग्राउंड वाटर के अंदर आर्सेनिक और फ्लोराइड आयन ज्यादा होते हैं, जिनकी वजह से इंसान को वो पानी अगर आप पी लेते हैं तो कैंसर जैसी हानिकारक बीमारी, आपके दांत पीले होना या आपके दांतों के अंदर दांत गिर जाना या दांतों के अंदर क्षरण स्टार्ट हो जाता है। इसलिए उस पानी को हमेशा प्योर करके या उबाल के पीना चाहिए, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीना-माता डिजीज इज कॉज्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ मटेरियल इन वाटर। पानी के अंदर जब इनमें से कौन सी मेटल के आयंस घुल जाते हैं तो मीना-माता नामक रोग हो जाता है। पानी के अंदर इनमें से किस मेटल के आयन को घोल दोगे तो आपको मीना-माता नामक रोग हो जाता है। अगर आपने ऐसा पानी पिया जिस पानी के अंदर मरकरी के मॉलिक्यूल घुले हुए हैं तो आपको मीना-माता नामक रोग हो जाएगा। जापान में सबसे पहले इस बीमारी के बारे में खोजा गया था, वहां के लोगों में बहुत ज्यादा मीना-माता रोग हो रहा था क्योंकि वहां के लोग जो पानी पी रहे थे उसमें मरकरी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा थे, और ये मीना-माता रोग जो है वो सीधा जाके आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो पानी के अंदर मीना-माता रोग मरकरी के अधिक पॉल्यूशन से हो सकता है। हार्ड वाटर इज इम्प्योर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, कठोर जल किसकी उपस्थिति के कारण अशुद्ध होता है। कठोर जल के अंदर क्या होता है तो जरा बताइएगा। कठोर जल के अंदर बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम बिल्कुल हो सकता है। बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम, तीनों के तीनों हो सकते हैं। हार्ड वाटर वो है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इन सब की इंप्योरिटीज हो, इन सब की अशुद्धियां होती हैं, तो उसी वाटर को हार्ड वाटर कहा जाता है, राइट। चलिए, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, अभी आपको रिकॉर्डेड लग रही है तो हम क्या कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेन कॉजेज ऑफ एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। जब मानसून की पहली बारिश होती है तो उस बारिश का जो पानी है उसके अंदर एसिड घुले हुए आते हैं, और ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कौन कौन से एसिड होते हैं। एक तो नाइट्रिक एसिड होता है, बिल्कुल होता है, HNO3 होता है, और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। इन दोनों एसिड, ये दोनों एसिड उस बारिश के पानी में घुल के आते हैं और वो मानसून की पहली बारिश कहलाती है एसिडिक रेन। एसिडिक रेन क्योंकि उसके अंदर पानी के साथ एसिड भी घुला हुआ आया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हैवी वाटर इज यूज्ड फॉर, भारी जल का उपयोग किसमें किया जाता है। तो हैवी वाटर किसमें काम में लिया जाता है तो न्यूक्लियर रिएक्टर में, जो न्यूट्रॉन्स है उसके रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करने के लिए, मतलब जब न्यूट्रॉन्स बहुत स्पीड से निकल रहे होते हैं उन न्यूट्रॉन्स की स्पीड को, उन न्यूट्रॉन्स की चाल को कम करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, आप बताएंगे बेटा। वो हैवी वाटर काम में लेते हैं जिसका फॉर्मूला H2O होता है, तो सॉरी D2O होता है, तो ये हैवी वाटर मॉडरेटर के रूप में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, टू अवॉइड वाटरबोर्न डिजीज वी शुड डू, जल जनित रोग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ऐसी बीमारियां जो गंदा कंटामिनेटेड पानी पीने से होती हैं, जो प्रदूषित पानी पीने से बीमारियां होती हैं, जैसे कॉलेरा, हेजा बच्चा किसकी वजह से होती है, कंटामिनेटेड वाटर पीने से। नेक्स्ट, जॉइंडिस जिसे आप पीलिया बोलते हैं, या मेनली जो लीवर की बीमारियां होती है ना, जिसमें लीवर खराब होता है, उसका रीजन एक यही होता है कि आपने ऐसा कोई भी पानी पिया है जिसके अंदर इंप्योरिटीज है, या इसके साथ साथ टाइफाइड हो गया, टाइफाइड मियादी बुखार है ना, तो ये सारी बीमारियां कहलाती है आपकी वाटरबोर्न डिजीज, क्योंकि इन बीमारियों के अंदर आप खराब पानी पी लेते हो। हेपेटाइटिस भी एक होता है, तो ये सारी बीमारियां वाटरबोर्न डिजीज हैं, बिकॉज़ ये सब आप खराब या दूषित जल पीने से आपको हो सकती हैं। तो खराब अगर वाटरबोर्न डिजीज जैसे हेपेटाइटिस, टाइफाइड, कोलेरा, जॉइंडिस, लीवर की बीमारियां, इनसे बचना है तो आप हमेशा अच्छा पानी पीजिए। और अच्छा पानी कौन सी है तो आप उसे बॉईल करने के बाद पी सकते हैं, यस, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह है, वो गर्म करने से मर जाते हैं, जर्म्स हैं वो गर्म करने से मर जाते हैं। नेक्स्ट, क्लोरीन बिल्कुल बेटा, क्लोरीन जर्म्स को, बैक्टीरिया को, माइक्रोब्स को मारने का काम करेगा। अगर उस पानी के अंदर कोलेरा वाले बैक्टीरिया हैं तो उन्हें नष्ट कर देगा क्लोरीन, है ना। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ लाइम वाटर इन वाटर, अच्छा हाँ, लाइम डालने से भी कुछ इंप्योरिटीज होती है, वो क्या हो जाती है आप बताएंगे, दूर हो जाती है। तो ऑल ऑफ दिस आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मेन कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है। इनमें से कौन सा आपको मेन रीजन लग रहा है वाटर पॉल्यूशन का। सारे रीजन है वाटर पॉल्यूशन का, लेकिन अगर मेन रीजन पूछे तो कौन सा रीजन हो सकता है। हाँ जी, कौन सा रीजन आपको लग रहा है कुछ जो मेन है। पहला है पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। हाँ, एग्रीकल्चर जो धरती होती है की जो खेती होती है उसके अंदर आप जब इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डालते हैं जमीन में तो उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है, बिल्कुल होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट एडिशन ऑफ रिवर, जब आप नदियों के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल देते हैं, जैसे गंगा नदी हरिद्वार से निकलती है तो बहुत प्योर निकलती है, लेकिन हरिद्वार से कानपुर आते बहुत सारी इंडस्ट्रीज का वेस्ट उसके अंदर डल जाता है और वो पानी इंप्योर हो जाता है। तो सबसे ज्यादा यही आपका याद करेंगे, इंडस्ट्रियल वेस्टेज इंडिया में मेन रीजन है वाटर पॉल्यूशन का, ठीक है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना कि वाटर पॉल्यूशन का मेन रीजन क्या है, तो वैसे सारे रीजन है लेकिन मेन पूछेगा तो ये मेन है ना। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो भी कूड़ा कचरा है वो सारा नदियों के अंदर डालने से पानी बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट हो रहा है। इंडिया का ही एग्जांपल देख लो, इसके लिए बहुत सारी स्कीम बनाई जाती है, मोदी जी ने 2014 में भी बनाया था आया था, है ना, इस नदियों की सफाई करने के लिए बहुत सरकार पैसा भी खर्च करती है। अगला, इन समर्स वेट क्लॉथ्स ड्राई वेट
ड्राई वेरी फास्टली ड्यू। गर्मियों में गीले कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं गर्मियों में? गर्मियों में बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर, जल्दी बताइए, इवेपोरेट होने लग जाता है, पानी का वाष्पीकरण होने लग जाता है, इसलिए गर्मियों में गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। पानी का इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, वाष्पीकरण होना स्टार्ट जल्दी होता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द गंगा एक्शन प्लान लॉन्च्ड टू इंप्रूव द, गंगा कार्य योजना में सुधार के लिए, किसके सुधार के लिए? गंगा के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। गंगा नदी में बहुत सारा इंप्योरिटीज डाला जाता है, इंडस्ट्रीज का या हाउस होल्ड वेस्टेज डाला जाता है, जिसकी वजह से पानी की क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है। उस पानी की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए ही सरकार अलग अलग समय पे बहुत सारी योजनाएं निकालती है। तो टू इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, पानी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए गंगा के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाती है सरकार। सॉरी। अगला क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स इन द वर्ल्ड? ट्यूबवेल समझते हैं ना, खेत में ट्यूबवेल लगता है जिससे सिंचाई होती है पूरी फसल की। तो मैक्सिमम, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, ऐसे क्वेश्चन आ गया। इंडिया में होते हैं ट्यूबवेल सबसे ज्यादा। उसके बाद सिटी ऑफ लेक्स इन राजस्थान, राजस्थान में झीलों का, झील मतलब झीलों वाला, पानी वाला जो झील होता है, उस झीलों वाला शहर किसको बोलते हैं? उदयपुर को। उदयपुर में बहुत सारी लेक्स है इसलिए बोलते हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ओशियंस इज ड्रिंकेबल? कितना परसेंट पानी ड्रिंकेबल है? तो सिर्फ 2 से 2.5% ही है। अगला, ट्रेसेस ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रेजेंट इन वाटर कैन कॉजेस, पानी में मौजूद रेडियो सक्रिय कचरे के निशान पैदा कर सकते हैं। अगर पानी के अंदर कोई रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है तो बच्चा वो सीधा क्या करेगा? कैंसर करेगा। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है तो वो कैंसर करेगा, है ना। बाकी अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो वो बैक्टीरिया या वाटरबोर्न डिजीज करेगा। तो इसका आंसर तो आप बहुत आसानी से ए कर सकते थे, है ना। चलिए, तो ये इतने ही क्वेश्चन है पानी वाले, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर था जिससे आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से आपको थ्योरी के साथ प्रैक्टिस की फॉर्म में इसको करवा दिया है। थोड़ा बहुत आप पता कर लीजिएगा पिछले लास्ट